हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। जिस थ्योरी ने हमें बताया था कि दो एटम्स के बीच में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने पढ़ा था कि ओवरलैपिंग के जरिए वैलेंस बॉन्ड बन जाता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारे आगे वाले आने वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो एक्चुअली देखा गया है कि वो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। वो ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि ज्योमेट्री के जो शेप बेसिक शेप्स हमने पढ़े हुए हैं यानी बेसिक क्लासेस में, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जैसे हमारा ट्राइगोनल पैरामिडल हो गया, ये लीनियर हो गया, ये सारे जो शेप्स हम पढ़ चुके हैं। वैसे इसी इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स की तरह ही मॉलिक्यूल का भी शेप बनता है, जो कि मॉलिक्यूल दो एटम्स के बनने के या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने की वजह से बन जाता है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि कोई भी अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि हाँ जी बताएं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो है, आपने बता दिया ओवरलैपिंग से बन गया, अब हमें बताएं कि इसका शेप क्या है। तो उसका शेप हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। वो हमें दो थ्योरीज बताती हैं। एक थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल और दूसरे थ्योरी का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी या हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो आज हम पहली थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अच्छा जी, तो हम जब भी थ्योरीज पढ़ते हैं तो पहले ये पढ़ते हैं कि ये थ्योरी प्रपोज किसने की थी। तो ये प्रपोज की थी दो हमारे साइंटिस्ट थे। एक का नाम था मिस्टर सिग्विक और दूसरे का नाम था मिस्टर पावल। 1940 में दी थी। ये हैं जी मिस्टर सिग्विक साहब, मूंछों वाले साहब, और ये है हमारी सोच में गुम साहब जिनका नाम है मिस्टर पावल। इन दोनों जेंटलमैन की वजह से ये थ्योरी हमारे पास आज मौजूद है। तो इन्होंने हमें क्या बताया था कि कैसे शेप्स मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। तो इन्होंने कहा था भाई मॉलिक्यूल के शेप इसलिए बनते हैं क्योंकि जब भी दो एटम्स जो कि जब भी कोई एटम्स जब आप एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो उनमें से एक एटम ऐसा होता है कि जिसका कम कोई ऐसे एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके कम एटम इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे कि CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसमें हम देखें तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं जबकि कार्बन का एक एटम है। इसी तरह अगर वाटर को देखें तो H2O उसका फार्मूला है। तो ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो वो एटम जो मॉलिक्यूल में सबसे वो एलिमेंट जिसके एटम्स मॉलिक्यूल में सबसे कम हो, जैसे कार्बन इन द मीथेन एक एटम है जबकि 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। हाइड्रोजन एलिमेंट के 4 एटम्स है, कार्बन के एलिमेंट का एक एटम है। तो जो एटम कम तादाद में होगा उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपने करना क्या है कि जो वैलेंस हमारा सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने भी होते हैं आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन वो दो किस्म के होते हैं। आप उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं लोन पेयर्स, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि उस एटम की अपनी मिल्कियत थी, पहले ही उस एटम में मौजूद थे, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही उस एटम में वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद थे। उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं लोन पेयर्स या नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, यानी बॉन्डिंग से पहले के ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो मौजूद थे उनको हम लोन पेयर्स सिंपली कहते हैं। दूसरे वो जो कि बॉन्ड बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन हुई है उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक होता है जी लोन पेयर, दूसरे होते हैं जी बॉन्ड पेयर्स। ठीक है जी। और ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपल्जन किसकी स्ट्रॉन्ग होगी? रिपल्जन हम कहते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्जन होती है वो सबसे कम होती है। उससे ज्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है, और सबसे ज्यादा जो रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन होती है। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन किसमें होती है जी? बॉन्ड पेयर में रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम रिपल्जन किसमें होती है जी? लोन पेयर और लोन पेयर में होती है। ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा कि असल में यही रिपल्जन ही वजह है कि ज्योमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल का बन जाता है। दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसका ज्योमेट्रिकल शेप इसीलिए बन जाता है क्योंकि इस रिपल्जन से बचने के लिए ये जो सेंट्रल एटम में
इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनको ये रिपल्जन कम से कम फील हो। ठीक है, इस रिपल्जन को कम से कम एक्सपीरियंस करने के लिए, रिपल्सिव फोर्स से बचने के लिए वो अपने आप को ऐसी जगहों पे अरेंज करते हैं, ऐसी पोजीशंस पे अरेंज करते हैं कि उनको कम से कम रिपल्जन फील होती है उन पोजीशन पे। और इस अरेंजमेंट के बाद अगर हम इन सारों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करें तो एक शेप बन जाता है, जो कि शेप ज्योमेट्रिकल शेप से मैच कर रहा होता है, तो इसीलिए मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप आ जाती है। ठीक है जी, तो ये जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होती है, ये जो अरेंज करते हैं अपने आप को रिपल्जन से बचने के लिए, ये पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल शेप देता है एक्चुअली मॉलिक्यूल को। तो इस थ्योरी ने हमें ये बता दिया कि मॉलिक्यूल्स में शेप क्यों होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं और वो दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, लोन पेयर्स और अपना हमारे बॉन्ड पेयर्स। और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और इस रिपल्जन को कम से कम रखने के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं, और वो डिस्टेंस पे अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है जी, अब हम कैसे बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा? तो हमें क्योंकि अब पता चल चुका है कि जो मॉलिक्यूल को शेप देने का के पीछे जो स्टोरी है, जो पावर है, वो है लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स। तो हमें जस्ट ये करना है कि सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को काउंट करना है, और हम बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का क्या शेप बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने फिर हमारे लिए एक टेबल बना ली थी। इन्होंने कहा आप क्या करो कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं कि आपको दिया जाए भाई कार्बन डाइऑक्साइड या बेरिलियम क्लोराइड। आप देखो कि सेंट्रल एटम कौन सा है इस मॉलिक्यूल में। आपने देखा कि भाई सेंट्रल एटम जो है कार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन का एलिमेंट का एक एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम हमारा बन गया कार्बन। और कार्बन की अगर हम लेविस स्ट्रक्चर बना लें इस मॉलिक्यूल की, तो हमें पता चलता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास कितने हैं जी? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो हमारे पास 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने देखा 2 हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। और अगर हमने फर्दर देखा कि उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो हमने देखा 2 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि भाई 2 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो फिर ये अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी हम कह सकते हैं कि इसका शेप जो है मॉलिक्यूल का लीनियर होगा। अब आपको कोई एक और मॉलिक्यूल मिलता है, जैसे BF3 आप उठा लें, आप देखेंगे इसमें सेंट्रल एटम बोरान है। आपने देखा कि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं वो आपने काउंट किए, आपको पता चला ये 3 हैं, और तीनों के तीनों आपने देखा कि ये बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो आप बिला झिझक आप कह दें कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा जी? ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगा इस मॉलिक्यूल का। अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है कि जिसके वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आफ्टर दी बॉन्डिंग, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आफ्टर दी बॉन्डिंग मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है जी? आपने देखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो मौजूद हैं, तो फिर ये इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर आपने सेकंड कैटेगरी देखनी है कि उसमें से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। अगर बॉन्ड पेयर चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो आप कहेंगे इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। अगर आप देखते हैं कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जी, अगर आप देखते हैं कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक उसका लोन पेयर है, तो आप कह दें कि इस मॉलिक्यूल का शेप होगा जी ट्रायगोनल पिरामिडल। इसी तरह अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम के, और चारों में से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो आप कह दें कि इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा जी वो बेंट होगा या एंगुलर होगा, या उसको वी शेप्ड मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। और इन सारी शेप्स की ये एंगल्स भी आपको मेंशन है कि किस मॉलिक्यूल की क्या एंगल होती है। ठीक है जी, तो ये है हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की एप्लीकेशन, कि इस थ्योरी को यूज करते हुए हम आप किसी भी मॉलिक्यूल अगर हमें गिवन हो, तो इस टेबल को जस्ट हमें याद करना है, और हमें
जो न सिंपली हम बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल इसके हम ना कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि ये थ्योरी फर्दर हमें क्लियर हो जाए। इन जूल्स को हम लिख भी लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है अमोनिया मॉलिक्यूल। हमें कहा गया है कि हाँ जी बताएं, आपने तो विस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है, आप हमें बताएं कि इसका शेप क्या होगा। तो आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं। आपने क्या करना है जी, आपने पहले लिखना है, हाँ जी पहले आपने लिखना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने लिख लेना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH3। उसके बाद सेकंड रूल हमने अभी मेंशन किया था कि देखें कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सबसे कम एटम्स किस एलिमेंट के हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो सेंट्रल एटम इज आवर नाइट्रोजन। और सराउंडिंग एटम कौन से हैं, एक सेंट्रल है तो दूसरे जो भी एटम्स होंगे वो सराउंडिंग होंगे। तो सराउंडिंग एटम हमारे हाइड्रोजन मौजूद है। उसके बाद आपने लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और ये हमारी लेविस स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या करना है, लेविस स्ट्रक्चर में जो भी हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, वो सारे के सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने काउंट करना शुरू किया कि इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके वैलेंस शेल में, हमारे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। और उनमें से देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक हमारा लोन पेयर है। तो हम क्या कहेंगे जी, जो बॉन्ड पेयर्स हैं इस हमारे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में वो हैं 3। तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ ये वाले हमारे 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर एक है। अब हम अगर टेबल पे चले जाएं, टेबल वही देख लें आप, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल हों और 3 उसमें से आपके कौन से हों, 3 आपके हों इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में बॉन्डिंग पेयर्स हों और एक आपका लोन पेयर हो। तो आप उस टेबल में से ये तीनों पैरामीटर्स आपको मिले हुए कंपेयर करने, आप उसका शेप भी बता सकते हैं, उसकी बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। ठीक है जी।